नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिजिट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं हमारी खास श्रृंखला जिसका नाम है हिंदी कथा साहित्य में महिला कथाकारों का योगदान। इसके तहत आज हम एक बार फिर मृदुला गर्ग जी पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे और ख़ास तौर पर हम आज बात करेंगे मृदुला गर्ग जी के कठगुला पर। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर रुचिरा ढींगरा शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो आइए इनका हम स्वागत करते हैं और कठ गुलाब इस पर हम चर्चा करते हैं। तो रुचिरा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मित्रों, चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप और वंशज, इन उपन्यासों पर हमने अपने पिछले वक्तव्य पर आपसे चर्चा की थी। आज हम उनके एक बहुचर्चित और बहुविवादित उपन्यास कठगुलाब पर आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। मृदुला गर्ग का यह उपन्यास नारी मुक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि में लिखा गया था। यह उपन्यास विभिन्न परिवेशों में रहने वाली, विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाली नारियों के समस्याओं को, उनके अंदर की उठापटक को हमारे सामने उपस्थित करता है। इसके माध्यम से लेखिका ने इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि यद्यपि विभिन्न परिस्थितियों या शिक्षा के स्तर पर विभिन्न पक्षों को हमारे सामने रखने वाली नारियों की स्थिति में चाहे अंतर अवश्य आता है, वो विभिन्न समाज के वर्गों से अपना संबंध अवश्य रखती हैं, किंतु पीड़ा के स्तर पर यदि हम देखें तो उनमें एक तरह की समानता हमें नज़र आती है। पुरुष सत्तात्मक समाज में नारी चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, चाहे अपने आप को कितना ही स्थापित भी क्यों ना कर ले, किंतु यहाँ पुरुष का वर्चस्व उसे आगे बढ़ने से रोकता है। वो अपने आप को साबित करना चाहती है, किंतु पुरुष की दृष्टि में वो हमेशा दोयम स्तर पर ही रहती है। यहाँ पर यह सोचना कि नारी को मुक्ति पुरुष से चाहिए, ये अपने आप में एक शोचनीय विषय हो जाएगा। वस्तुतः नारी को मुक्ति उस व्यवस्था से चाहिए थी जहाँ उसे मन, कर्म और वचन से पुरुष के अधीन रहने के लिए विवश किया जाता था। नारी अपने आप को आगे बढ़कर साबित करना चाहती है और इतना ही नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में आए दुखों को भी देखना समझना चाहती है और सुख की अनुभूति भी बाहें फैलाकर करना चाहती है। वह सच्चे अर्थों में बिना किसी बंधन, बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वयं का अन्वेषण करना चाहती है। अपनी इच्छाओं से अपने सपनों को इंद्रधनुषी रंगों में रंगना चाहती है, अपनी गलतियों से सबक लेना चाहती है और इस तरह से वो समाज में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना भी चाहती है। उपन्यास का प्रत्येक नारी पात्रा अपने आप को साबित करते हुए यह बताना चाहती है कि चाहे भारतीय परिवेश हो या चाहे पाश्चात्य संस्कृति में पली बड़ी नारी ही क्यों ना हो, इनकी पीड़ा लगभग एक सी होती है। पुरुष इन्हें जब भी मौका मिलता है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा आर्थिक स्तर पर इनका शोषण करने से पीछे नहीं हटता। असीमा की माँ का पति भी उसको प्रताड़ित करता है। स्मिता का पति जार्विक उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है। नमिता और नर्मदा भी इसी प्रकार की स्थितियों से गुजरती हैं। मृदुला गर्ग ने अपने इस उपन्यास में 4 नारी पात्रों और एक पुरुष पात्र विपिन के माध्यम से नारी जीवन के विविध पक्षों और उसके वातावरण को हमारे सामने अंकित करने का प्रयास किया है। उपन्यास में सारे के सारे संबंध विकृत
उलझे हुए नजर आते हैं। इन सभी पात्रों का एक दूसरे से कोई सीधा संबंध नहीं होता। प्रकृति, स्वभाव, परिवेश, इन सब में ये पात्र एक दूसरे से भिन्न नजर आते हैं, किंतु ये भिन्नता भी उन्हें एक सूत्र में कहीं ना कहीं जोड़े रहती है, और वो सूत्र है अनवरत उनके जीवन में आने वाली पीड़ा और उससे जूझते हुए उससे मुक्त होने का साहस या उपक्रम। मृदुला गर्ग अपने इस उपन्यास में पाठकों के साथ निरंतर संवाद की स्थिति कायम रखती हैं। उपन्यास में नारी और पुरुष, शरीर और मन के संबंधों का या उनके बीच के द्वंद्व को स्त्री और पुरुष दोनों के दृष्टिकोण से हमारे सामने रेखांकित करते हैं। स्मिता, मारियान, नर्मदा, असीमा इस उपन्यास के नारी पात्र हैं और एकमात्र पुरुष पात्र विपिन है, जिसके मध्य कठगुलाब उपन्यास की कहानी घिरी रहती है। ये सभी पात्र अपने अनुभवों के आधार पर स्त्री जीवन को हमारे सामने चित्रित करते हैं। डॉक्टर मधु संधू के अनुसार कठगुलाब का यथार्थ नंगे जख्म पर उंगलियां रखने वाला यथार्थ है, दर्पण के आमने सामने खड़ा रहने वाला यथार्थ है, तिल मिलाने वाला कटु सत्य है। यहाँ नारीवाद का समर्थन होते हुए भी उसका अंधानुकरण हमें नहीं मिलता। उपन्यास की विशेषता है कि उपन्यास 5 प्रकरणों में विभक्त है। हर एक प्रकरण एक पात्र के नाम से शीर्षित उसको किया गया है और हर पात्र अपने अपने जीवन की कथा उस प्रकरण में हमें सुनाता चलता है। पहला प्रकरण स्मिता नामक प्रमुख पात्र से संबंधित है। समाज में स्त्री अपने सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और अपनी शिक्षा के आधार पर विभिन्न स्थितियों के साथ समझौते करते हुए अपने जीवन को आगे चलाती है। उपन्यास की प्रमुख पात्रा स्मिता अपने माता पिता की मृत्यु के उपरांत अपनी बहन और जीजा के घर में रहने के लिए विवश है। उसने अपनी युवावस्था में सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास को पढ़ा था, उससे प्रभावित हुई थी और इस बात की चर्चा उसने अपनी कहानी कहते समय कई बार करी है। वह पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती है। उसका जीजा, जो उससे पिता तुल्य व्यवहार करने की जिसे अपेक्षा की जाती है, उसके ऊपर कुदृष्टि रखता है। इसके साथ साथ वह ये भी चाहता है कि वह स्मिता का विवाह जल्दी से जल्दी बिना किसी दान दहेज के कर दे और इस तरह से अपने कर्तव्य से भी मुक्त हो जाए। एक दिन मौका पाकर वह स्मिता के साथ अभद्र व्यवहार करने में भी संकुचित नहीं होता। स्मिता डर जाती है और वह इसकी शिकायत अपनी बहन से करती है। बहन क्योंकि पुरानी परंपरागत मान्यताओं में विश्वास करने वाली है, इसके साथ ही उसे लगता है कि इस पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष के प्रति विरोध का स्वर उठाना उसके अपने जीवन के लिए गलत होगा, नुकसानदेह होगा और वो चुपचाप अपने आप को पत्नी के दर्जे में फिट करते हुए स्मिता को ही आगाह करती है कि वह इसकी शिकायत पुलिस में ना करे और अब इस बात को अनदेखा कर दे। वह स्मिता को समझाते हुए कहती है, नहीं, पुलिस के पास गई तो बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अकेली जान, वे तेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तेरी बात हमारे बीच में गुप्त रहनी चाहिए। एक बार इसका पता चल जाए तो उस औरत पर हमला करना हर आदमी के लिए आसान हो जाता है। पहले कम भूखी नहीं है गिद्धों की नज़रें, नहीं, यह रास्ता ठीक नहीं है। स्मिता को आश्चर्य होता है कि अपने साथ दुर्व्यवहार करने वाले जीजा को किस प्रकार से उसकी बहन क्षमा कर देती है।
स्मिता कठगुलाब के 4 फूलों को लेकर अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए कानपुर चली जाती है और अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर बॉस्टन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेती है। अतीत में जीजा के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को वह मानसिक रूप से सहन नहीं कर पाती और ये लगातार उसे आंदोलित विचलित करता रहता है। इतना ही नहीं, वह ताउम्र बड़े बड़े शीशों और रोशनी से डरने लगती है। बॉस्टन में उसकी मुलाकात जिम जार्विस नामक एक मनोचिकित्सक से होती है जो स्मिता का इलाज करता है। धीरे धीरे ये मुलाकातें मित्रता में परिवर्तित होने लगती है और उसके बाद ये मित्रता प्रेम में परिणत हो जाती है। दोनों एक दूसरे से विवाह करने का निश्चय लेते हैं। विवाह के उपरांत धीरे धीरे स्मिता को ये अनुभव होता है कि माइग्रेन से ग्रसित जिम जार्विस जब तब क्रोधित होकर स्मिता को बेल्ट से मारने से भी परहेज नहीं करता। इतना ही नहीं, एक दिन इस प्रकार का आचरण स्मिता को मातृत्व से भी वंचित कर देता है। इस स्थान पर स्मिता कहती है, मेरा शरीर जीवित बच गया तो क्या, मेरी रूह तो मर गई, मेरा बच्चा, मेरी रूह की परछाई, मेरा अजन्मा इकलौता बच्चा, मेरी देह का रोम रोम चीखे मार रहा था, पर मैं उन्हें मुंह से बाहर नहीं निकलने दे रही थी। जार्विस से विवाह करके स्मिता को लगता है कि चाहे भारतीय परिवेश हो, चाहे पाश्चात्य सभ्यता हो, हर जगह नारी को पुरुष के अत्याचार को चुपचाप सहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। नारी कहीं भी वह सम्मान, वह प्रेम नहीं पा पाती जिसकी वो शुरू से आकांक्षा रखती है। जिम ना तो उसे पत्नी का सम्मान देते हैं और ना ही उसे प्रेमिका के सदृश प्रेम देते हैं। वे मात्र उसको एक अध्ययन की सामग्री के रूप में अपने जीवन में लेते हैं और जैसे कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए अध्ययन की सामग्री का उपयोग करता है, ऐसे ही जब उनका मन होता है वो स्मिता को पढ़ने लगते हैं, अन्यथा उसके साथ दुर्व्यवहार या उसकी उपेक्षा करते हैं। स्मिता एक सीमा के बाद टूट जाती है। वो इस संबंध को और अधिक ढोते रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और वह अमेरिका में रिलीफ फॉर एब्यूज्ड वुमेन अर्थात रॉ संस्था में चली जाती है, जहां वो काम करने लगती है और अपनी ही तरह से पीड़ित जो अन्य स्त्रियां हैं उनके साथ बैठती है, उनका दुख दर्द बांटती है। यहाँ उसे लगता है कि उसे अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने अस्तित्व को पहचानने की ज़रूरत है। उपन्यास की दूसरी प्रमुख पात्रा मारियान है। शिक्षित है, मेहनती है और लेखिका है। पहले विवाह से धोखा खाने के बाद वो दूसरा विवाह करती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद एक संबंध यदि ठीक ना चले तो उसे ढोते रहने से अच्छा है कि उसे छोड़कर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाएं। किंतु दोबारा भी उसके साथ वो सुख नहीं मिलता। उसका विवाह उतना ही पीड़ादायक होता है। मारियान और स्मिता की कथाओं में बहुत अधिक समानता हमें दिखाई नहीं देती। केवल इतनी ही समानता है कि ये दोनों की दोनों पात्राएं अपने जीवन में आई कठिनाइयों और समस्याओं से विचलित नहीं होती, अपितु उनका डटकर सामना करती हैं। मारियान अपने अंतर्द्वंद से अंत तक लड़ती रहती है और निरंतर घुटन, संत्रास और अकेलेपन को झेलती है। मारियान बताती है कि उसका पति इरविन उसका बौद्धिक शोषण करता है। 10 वर्षों तक उपन्यास वुमेन ऑफ द अर्थ के लिए सामग्री एकत्रित करने के उपरांत उसका पति इरविन
उसको ये समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों मिलकर इस उपन्यास को लिखेंगे। ये उपन्यास उन दोनों का साझा पुत्र होगा, मानस पुत्र होगा, और इस प्रकार से वो साहित्य जगत में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। वह उससे वादा करता है। वह उपन्यास उन दोनों का मानस पुत्र होगा, हमारी चेतना और देह दोनों के मिलन का चिन्ह। वह उसे आगे समझाते हुए कहता है, जानती हो मारियान, यह उपन्यास हमारा मानस पुत्र है, तुम्हारे और मेरे विश्वास भरे अनुराग से निर्मित, हमारी साझी चेतना में जन्म लेने वाला एक अद्वितीय रचना शिशु। किंतु जब उपन्यास छप कर आता है तो मारियान को धक्का लगता है जब वो देखती है कि उपन्यास में कहीं पर भी उसका नाम नहीं है। लेखक की जगह उसके पति इरविन ने अपना नाम छापा था। वह टूट जाती है और वो कहती है, पूरी किताब में आगे पीछे कहीं मेरे योगदान के लिए आभार प्रकट नहीं किया गया था, समर्पण तक मेरे नाम नहीं था हर औरत के नाम। याद आया, मैंने ही एक दिन कहा था हम अपने उपन्यास को हर औरत के नाम समर्पित करेंगे, पर तब मैं यह जानती ही नहीं थी कि यह उपन्यास केवल इरविन अपने नाम से छापेगा। मुझे ऐसा लगता था कि यह उपन्यास हम दोनों का साझा है। मारियान को केवल इसी बात का दुख नहीं है, उसे इस बात का भी दुख है कि उसके पति इरविन ने उसके साथ विवाह केवल इसलिए किया था क्योंकि उसके पास 3 कमरों वाला वेल फर्निश्ड फ्लैट था और यहाँ उसे मारियान के साथ विवाह कर कर अपनी आर्थिक सिक्योरिटी एक तरह से नज़र आ रही थी। मारियान अपने बारे में यह बताती है कि अपनी कथा के साथ साथ वो उन 6 और अन्य देशों में रहने वाली स्त्रियों जो पोलैंड, थाईलैंड, स्पेन इत्यादि कई दूसरी जगहों से संबंध रखती थी, उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं पीड़ा के स्वर दिखाई देते हैं और यह पीड़ा उनके जीवन में आए पुरुष ने उन्हें दी थी, चाहे वो उनका कोई सगा संबंधी था, मित्र था, अपरिचित था या पति जैसा कोई अति आत्मीय व्यक्ति ही क्यों नहीं था। मारियान बताती हैं कि वो माँ बनना चाहती थी पर उसे कभी भी मातृत्व सुख नहीं मिला। मारियान पति द्वारा प्रताड़ित होने पर रॉ में चली जाती हैं और वहाँ पर रेड बुक में अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को लिखती हैं, छपवाती हैं। वो दोबारा से अपने आप को स्थापित करने के लिए अन्य उपन्यासों में अपना ध्यान केंद्रित करने लगती हैं। इस घटना के 3 वर्ष उपरांत मारियान कॉस्ट अकाउंटेंट गैरी कपूर से पुनः विवाह करती हैं, किंतु यहाँ भी वे मातृत्व सुख से न केवल वंचित रहती हैं अपितु उन्हें वो प्रेम, वो साहचर्य, वो ममत्व या वो अपनापन नहीं मिलता जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी। गैरी को बच्चे पसंद नहीं हैं और वो मारियान के ये कहने पर कि वो बच्चे गोद लेते हैं उसे भी अस्वीकार कर देता है। मारियान अपनी पीड़ा को शब्दों में अभिव्यक्त करती है। शिकागो पहुंचकर वह स्मिता के जीवन को लेकर द फीमेल जेस्ट और इसके साथ साथ 4 अन्य उपन्यासों की रचना करके अपने आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करती है। आधुनिक विचारों की नारी अपने लिए एक सशक्त व्यक्तित्व की तलाश करती है। वह ये नहीं चाहती कि पुरुष उसको हाथ पकड़कर रास्ता दिखाए या वो अपनी आँखों पर गांधारी की तरह पट्टी बांध ले और जो कुछ पुरुष कहे उसका अंधानुसरण करे। स्मिता जब मारियान से पूछती है कि क्या वो मर्द बनना चाहती है तो मारियान मना कर देती है। वो कहती है, मर्द नहीं सर्जक होना चाहती हूँ। अक्षरों की उस नई दुनिया में मैं तुझे
अपने खुद को कितनी कितनी औरतों को दोबारा जन्म देना चाहती हूँ। यहाँ मित्रों, एक बात स्पष्ट है कि इस उपन्यास में लेखिका ने इस एक प्रश्न को रेखांकित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि क्या इस समाज में पुरुष बनकर जीना ही श्रेयस्कर है? क्या हर औरत को मर्द बनना ज़रूरी है? क्या औरत अपने आप को स्थापित नहीं कर सकती? और इन सभी प्रश्नों का उत्तर उपन्यास का प्रत्येक पात्र अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने प्रकरण में देता चलता है। अभी तक हमने स्मिता और मारियान के विषय में समझा और इस दोनों ही प्रकरण के माध्यम से हमने इस बात को जाना कि नारी में बलिदान, त्याग, पीड़ा सहने की शक्ति है, किंतु एक सीमा के पश्चात वो अपने आप को स्थापित भी करना जानती है। अपने एक साक्षात्कार में जब मृदला गर्ग से पूछा गया कि कठगुलाब की अपनी चारों नारी पात्राओं में उन्हें कौन सी नारी पात्र अधिक प्रिय है, तो उन्होंने इसका उत्तर देते हुए कहा कि उन्हें मारियान सबसे अधिक प्रिय पात्र लगती है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में पली बड़ी मारियान भी उन मूल्यों को नकारती है जिन्हें वहाँ मान्यता प्राप्त है। वह लंबे संघर्ष के बाद अपनी अस्मिता की पहचान न केवल स्वयं करती है अपितु अपने लेखन के माध्यम से स्थापित भी करती है। वो पूर्वाग्रहों को त्याग कर लेखन करने का साहस जुटाती है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में न केवल अपने आत्मविश्वास को दोबारा से संचित करती है अपितु दूसरों के साथ अपने अनुभवों को साझा करके एक तरह से खुद को पा लेती है। उपन्यास की तीसरी प्रमुख पात्र नर्मदा है। नर्मदा के दुख दर्द की कारुणिक कथा इस प्रकरण में अभिव्यक्त हुई है। 20 साल के बाद जब स्मिता भारत लौटती है तो वह नमिता के घर निम्न वर्गीय नर्मदा से मिलती है। बचपन में नर्मदा चूड़ियों के कारखाने में काम करती है। बड़े होने पर सिले कपड़ों का व्यापार करने वाली असीमा की मां के साथ काम करने लगती है। अपने जीवन में वह अपने जीजा के द्वारा न केवल आर्थिक शोषण का शिकार होती है अपितु किंचित बड़े होने पर जीजा ही उसके साथ जबरन विवाह कर लेता है। सदियों से उपेक्षित नारी न केवल पढ़े लिखे समाज में या निम्न परिवार में, मध्य वर्ग में भी सर्वथा उपेक्षित और शोषित होती रही है। उसकी पहचान को मिटाने का भरसक प्रयास किया जाता रहा है, किंतु जब नारी की सहन शक्ति समाप्त हो जाती है तब वह इसका स्पष्ट शब्दों में विरोध करने से भी पीछे नहीं हटती। अपने भाई के विवाह के बाद और जब उसका भाई अलग रहने का निर्णय ले लेता है तब नर्मदा भी अपने जीजा को छोड़कर नमिता के यहाँ नौकरी करने लगती है। असीमा चतुर्थ प्रकरण की प्रमुख पात्रा है। असीमा अपने नाम के अनुरूप ही किसी भी सीमा को नहीं जानती, किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करती है और अपने आप को किसी चिड़ैया की भांति उन्मुक्त गगन में विचरण करने देती है। उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था और उसकी माँ अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगती है, सिले कपड़ों का व्यापार करती है और इस प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। ये सारा का सारा घटनाक्रम असीमा के मन में पुरुषों के प्रति एक नफरत की भावना पैदा कर देता है और वो पुरुषों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने से भी
अपने आप को रोकती नहीं है। जब स्मिता का पति उसे मारता है तो असीमा उसकी पिटाई कर देती है। वह स्मिता को भी सुरक्षा प्रदान करती है और उसके पति को चेतावनी सी देती हुई कहती है, अगर तूने स्मिता को ढूंढने की कोशिश की या फिर कभी अपनी बीवी पर हाथ उठाया तो समझ ले, पीट पीट कर तुझे अपाहिज बना दूंगी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मुझे मारने पीटने में तुझसे ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह से वो अपनी उपस्थिति पुरुष समाज में दर्ज कराती है, पुरुष के अत्याचारों का विरोध करती है और अपने सदृश जो भी महिला उसको अत्याचार सहते हुए नजर आती है उसका बढ़ चढ़कर साथ भी देती है। असीमा गंगा और नर्मदा को भी उनके अधिकारों के प्रति सचेत करती है, उनका साथ देती है। फेमिनिज्म को लेकर उसके मन में जब तब अनेक प्रश्न उठते रहते हैं और वो उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करती है। वह सोचती है कि मर्द और औरत के बीच में शोषक और शोषित का रिश्ता क्यों है? क्या औरत और औरत के मध्य संबंध हो सकता है? और यदि ऐसा संबंध होता है तो क्या उनके जीवन में बच्चे की इच्छा जागृत होती है या नहीं? इस प्रकार के प्रश्नों से वो निरंतर जूझती रहती है। साम्यवादी विचारों की असीमा को और भी बहुत सारी बातें परेशान करती हैं। हिंदुस्तान में मजदूरी का प्रश्न, बाल मजदूरी का प्रश्न, अनिवार्य शिक्षा का प्रश्न, स्कूलों का निर्माण, सबको चाहे वो अमीर हो या गरीब शिक्षा प्रदान करना आदि आदि। उसके अनुसार जब तक स्त्री अपने महत्व को स्वयं नहीं समझेगी, जब तक अपने अधिकारों के प्रति वो सचेत नहीं होगी, जब तक वो केवल कर्तव्यों की बात करेगी, उसको वह स्थान समाज में नहीं मिलेगा जिसकी वह अपेक्षा करती है, जिसे वह चाहती है। उसे आगे बढ़कर उन अधिकारों को लगभग छीनना पड़ेगा जो पुरुष ने उससे अब तक छुपा कर किसी कोने में रखे हैं। ऐसा नहीं है कि मृदुला गर्ग नारी को केवल विद्रोह करने की बात करती हैं। वो कहती हैं कि ये जीवन समान रूप से चलने वाला है, जहाँ पर नारी और पुरुष किसी भी गाड़ी के दो पहियों के समान है। एक ऊंचा और नीचा होगा तो जीवन रूपी गाड़ी लगभग चलना बंद कर देगी। मित्रों, अपने अगले वक्तव्य में हम कठगुलाब पर और अधिक विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस उपन्यास की भाषा किस प्रकार की है। धन्यवाद।
मित्रों, हम बात कर रहे हैं मृदुला गर्ग के उपन्यास कठगुलाब के विषय में। अब तक हमने मृदुला गर्ग के इस उपन्यास की स्मिता, मारियान और असीमा के विषय में जाना और समझा। इस उपन्यास की अन्य पात्रा हैं नीजा। आधुनिक नारी विवाह की अनिवार्यता पर प्रश्न करती है। उसे लगता है कि विवाह यद्यपि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत आत्मीय संबंध है, किंतु फिर भी यदि कोई स्त्री विवाह नहीं करना चाहती तो उसे हे दृष्टि से क्यों देखा जाता है, क्यों समझा जाता है कि उसमें कोई ना कोई कमी होगी, या यदि वो कभी परेशान है तो उस पर लोग उंगलियां उठाना नहीं भूलते और कहते हैं कि इसने विवाह नहीं किया ना, इसीलिए इसकी मानसिक स्थिति इस प्रकार की है। उपन्यास में नमिता की पुत्री नीजा है और वह अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहती है। वह विवाह को प्रेम नहीं, एक युद्ध स्थल मानती है और गंगा को भी अपने इस दृष्टिकोण से अवगत कराते हुए कहती है, घर अपना, कमाई अपनी, फिर मार खाने को रख क्यों रखा है। यदि विवाह में प्रेम संबंध नहीं है, यदि एक दूसरे के प्रति आदर की भावना हमें दिखाई नहीं देती, हमें लगता है कि हम इस संबंध को केवल ढोते चले जा रहे हैं, बिना किसी मतलब के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते जा रहे हैं, तो ऐसे में ज़्यादा अच्छा है कि इस संबंध से व्यक्ति अपने आप को मुक्त कर ले और अपने जीवन को आगे चलाए। मैत्रेयी पुष्पा भी इस संबंध में अपने विचारों को पाठकों के साथ साझा करना चाहती हैं। उन्होंने एक स्थल पर लिखा है, क्या विवाह ही स्त्री जीवन की सार्थकता है। आज इस वैज्ञानिक समय और आधुनिक युग में औरतों की जिंदगी व्यवस्थित करने का क्या यह एक साधन है। नहीं, हरगिज नहीं। औरत चाहे तो अपने आप को पुरुष की बेसाखियों से मुक्त करके भी अपने आप को एक सार्थकता दे सकती है, समाज में अपने आप को स्थापित कर सकती है। नीजा के दृढ़ और आत्मविश्वासी स्वरूप को देखकर, उसके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर विपिन उससे विवाह करना चाहता है, किंतु वह पहले पढ़ लिख कर अपने आप को पहचानना चाहती है और इसलिए कुछ समय के लिए वो विपिन से विवाह करना स्थगित कर देती है। और बाद में जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो विवाह करती ज़रूर है, किंतु वो किसी अंदरूनी इच्छा से नहीं करती, वो उसे एक कौतुक का विषय मानती है, या हम कह सकते हैं कि उसको प्रयोग के आधार पर वो विपिन के साथ विवाह करती है, इस अनुबंध के साथ कि वो उसे संतान का सुख देगी। 2.5-3 वर्षों साथ रहने के बाद भी जब वह संतान सुख से वंचित हो जाती है और अनेक मेडिकल टेस्टों के उपरांत भी वो उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाती, तो वो लगभग विक्षिप्त हो जाती है, जिद्दी हो जाती है और साम दाम दंड भेद से मेडिकल साइंस को चुनौती देने से भी बाज नहीं आती और इस प्रकार से अपने जीवन में आई इस कमी को पूरा करना चाहती है। विपिन के माध्यम से मानो मृदुला गर्ग अपने दृष्टिकोण को अपने पाठकों के साथ साझा करती हैं कि केवल नारी जीवन की सार्थकता मातृत्व सुख में भी निहित नहीं है। वह चाहे तो औरों के बच्चों के साथ भी उस ममत्व को बांट सकती है, लेखन में उस ममत्व को डाल सकती है, या उसके और बहुत सारे विविध आयामों को प्राप्त कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो इस कमी को, जिसको कमी माना जाता है सामान्यतः, इस कमी को अपने जीवन का अंतिम सत्य मान ले। विपिन उसे समझाते हुए कहता है, संयुक्त स्मृति के उन अंशों को जो प्रासंगिक नहीं रहे हम अस्वीकार नहीं करेंगे तो जड़ हो जाएंगे, सोचने, विचारने, निर्णय लेने लायक ही नहीं रहेंगे, यानी मनुष्य नहीं रहेंगे। मनुष्य बने रहने के लिए संयुक्त स्मृति को संपूर्ण नहीं,
चयन करके ग्रहण करना चाहिए। और इस तरह से वो कहता है कि तुम अपने आप को अपूर्ण मत मानो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। नीजा के पिता अपनी सारी जायदाद अपने पुत्र को दे देते हैं। इस पर नीजा विरोध करती है और उसका ये मानना है कि अभिभावकों के लिए, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री, दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमारे जीवन में हमारी दोनों ही आँखें ज़रूरी हैं। हम ये कहें कि हमें अपनी कौन सी आँख अधिक प्रिय है या हम फोड़ना चाहें तो किस आँख को फोड़ना चाहेंगे, तो कोई भी व्यक्ति अपनी दोनों आँखों में से चयन नहीं कर सकता। उसी तरह से माता पिता के लिए पुत्र और पुत्री सामान्य होनी चाहिए, किंतु हमारा परिवेश, हमारा समाज पुत्र को ना जाने क्यों अधिक महत्व देता है। नीजा भी कहती है, वे सिर्फ मेरे सिर पर हाथ फेरते थे, प्रदीप के नहीं। कितना आसान है औरत को बहकाना। नालायक से नालायक बेटे को जायदाद देने के लालच में तरह तरह के प्रपंच करके बेटी को बेदखल कर दिया जाता है। पितृसत्तात्मक समाज में नारी की उपेक्षा करके पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है। अतः पुत्र को ही परिवार का वंशज माना जाता है, चाहे वो कितना भी माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार क्यों ना कर ले। हम समाज में अपने चारों ओर अगर दृष्टि फैराकर देखें तो पुत्र कई बार अपने अभिभावकों को ओल्ड एज होम में भर्ती करा देता है। ना केवल उन्हें वहाँ रहने के लिए बाध्य करता है, पलटकर उनकी ओर देखना भी गवारा नहीं करता। इसके अतिरिक्त हम अगर पुत्री की तरफ देखें तो पुत्री दो परिवारों का एक तरह से वहन करते हुए, दो परिवारों को अपनी जिम्मेदारियां देते हुए, उनके साथ समझौते करते हुए अपने परिवार, अपने अभिभावकों के परिवार को भी अपना स्नेह, अपना ममत्व या उनके प्रति अपने कर्तव्य को निभाती है। कह सकते हैं कि मृदुला गर्ग नारी के आत्मविश्वास, शैक्षणिक प्रगति, आर्थिक आत्मनिर्भरता के माध्यम से उसके अंदर नवीन मूल्यों का संचार करना चाहती हैं। उपन्यास के अंतिम प्रकरण विपिन में विपिन मजूमदार की कहानी कही गई है। विपिन इस उपन्यास का एकमात्र पुरुष पात्र है। 40 वर्ष की आयु होने तक भी वह अविवाहित रहता है, क्योंकि उसने अपने माता पिता का नारकीय जीवन देखा था और उसे लगता है कि विवाह करने के बाद जीवन में केवल पीड़ा ही पीड़ा आती है, कहीं पर भी सुख की अनुभूति नहीं मिलती। वह असीमा, नीजा, स्मिता से मित्रता तो करता है, किंतु जब भी विवाह की बात आती है वो विवाह करने से पीछे हट जाता है। वह विवाह को अखंड दुख पाने और देने का माध्यम मानता है। अंत में सब कुछ छोड़कर वो समाज सेवा करने के लिए असीमा और स्मिता के साथ गोधड़ चला जाता है, अपनी मुट्ठी में कट गुलाब के बीज लेकर जो काले और बदसूरत हैं उन्हें उगाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए वो अपने जीवन को समर्पित कर देता है और यहाँ आकर उसको अपने जीवन की सार्थकता नज़र आती है। अन्य पुरुष पात्रों की तुलना में, जिसमें असीम है, प्रदीप है, ये पात्र विपिन अपने आप में पूर्ण पात्र नज़र आता है। असीम और प्रदीप पात्र अपने जीवन में कोई विशिष्ट कार्य नहीं करते, अपितु वे अपनी माँ के साथ उनका आर्थिक शोषण अवश्य करते हैं और अपनी माँ को अलग करके वो अपने आप को एक प्रकार से पौरुष वाला मानते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने जीवन में आने वाली जो उनकी प्रेमिकाएं हैं उनके साथ भी उचित व्यवहार करते हमें नज़र नहीं आते। सभी पात्र एक दूसरे से हमें अलग होते हुए भी एक कड़ी में गुंथे हुए नज़र आते हैं।
रोहिणी अग्रवाल ने अपनी पुस्तक में इस विषय में लिखा है कि कठगुलाब इको फेमिनिज्म को अपनी दृष्टि से व्याख्यायित करता है। इस प्रक्रिया में मृदुला गर्ग ने कुछ एक कथा युक्तियों का सहारा लिया है, जैसे पात्रों का स्याह और सफ़ेद दो कोटियों में विभाजन, प्रत्येक देशकाल, आयु वर्ग की स्त्रियों की अलग अलग व्यथा कथा कहते हुए भी यह ध्यान रखना कि अंतिम टेक में वह पुरुष प्रताड़ना की एक सी ध्वनि बन जाएं, अपनी प्रवक्ता तिरस्कृत स्त्रियों स्मिता, असीमा, मारियान, नर्मदा को बांझ दिखाना और पुरुष को अनिवार्य रूप से खलनायक चित्रित करना। हालांकि अर्धनारीश्वर की परिकल्पना में वे जिस पुरुष विपिन को रचती हैं वह पूरा ना सही आधा पौना स्त्री तो है ही। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपन्यास के सभी पात्र टाइप्ड पात्र हैं। स्त्रियां प्राय भावुक हैं और एक स्थिति तक लगातार समझौते करती चली जाती हैं। स्मिता की बहन जानती है कि उसके पति ने उसकी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया था, फिर भी वो उसके खिलाफ खड़े होने की कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाती और इसके विपरीत अपनी बहन को ही समझाने बुझाने में अपना समय व्यर्थ करती है। स्मिता पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, सभ्य है, अपने विषय में जानती है, किंतु फिर भी वो अपने पति की प्रताड़ना का शिकार होती चली जाती है। मारियान लेखिका है, बौद्धिक है और अपने भावों से अपने पाठकों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखती है, किंतु फिर भी वो इरविन के द्वारा बौद्धिक रूप से निरंतर प्रताड़ित होती रहती है। किंतु इसके साथ ही लेखिका ने एक सीमा तक ही इस प्रताड़ना को दिखाया है। जब वो सीमा चूक जाती है तो ये नारियां अपने लिए एक कठोर निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटती। पुरुष पात्र भी एक से सांचे में हमें नजर आते हैं। वो प्रताड़ित करते हैं, स्त्रियों के साथ अपने संबंधों को केवल भोग की दृष्टि से या स्त्री को स्त्री होना ही उनके लिए एक अनिवार्य सत्य नज़र आता है। वो स्त्री के अंदर केवल त्याग की भावना देखते हैं, ममत्व की भावना देखते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें स्त्री में वो बौद्धिक क्षमता, वो कठोरता नज़र नहीं आती जो वास्तव में उन्हें नारी बनाती है। इरविन मारियान प्रकरण वस्तुतः प्रसिद्ध कवि फिट्जराल्ड और उनकी पत्नी ज़ेल्डा की कथा प्रकरण का आधुनिकीकरण है। यहाँ पर बौद्धिकता और संवेदनशीलता का मुखौटा ओढ़कर पति किस प्रकार से नारी को छलता है, उसका शोषण करता है, इसका पता चलता है। वो नारी को सारी संवेदना देने के लिए तैयार है, वो उसे सब कुछ देने के लिए तैयार है, किंतु बदले में उस चाहता है कि नारी उसके पीछे पीछे चले, उसकी अनुगामिनी बने और जो कुछ भी वो चाहता है वो करने के लिए तैयार रहे। गैरी कपूर जैसे पात्र चाहे उम्र में किसी भी सीमा तक पहुंच जाएं, चाहे वो कोई भी पड़ाव हासिल क्यों ना कर लें, वो मन से कर्म से छोटे ही बने रहते हैं, भावनात्मक रूप से बच्चे ही बने रहते हैं। वे अपने आगे किसी की संवेदनाओं को कोई भी महत्व नहीं देते। उनके अंदर का अहंकार इतना तीव्र हो जाता है कि वो अकारण ही आक्रामक हो उठते हैं। ऐसे पुरुष के लिए वर्जीनिया वुल्फ ने अपने रचना अपना कमरा में लिखा है, स्त्री रूपी दर्पण में स्वयं को कई कई गुना बढ़ा चढ़ाकर देखने के बाद ही चैन से जी पाता है पुरुष। उपन्यास के सभी पात्रों की जीवन कथा अलग अलग होने पर भी उनके अंदर की संवेदना की एक अविरल भावना हमें नज़र आती है। सभी स्त्रियां स्वाभिमानी हैं,
कठिन से कठिन परिस्थितियों में जूझने का साहस रखती हैं, संघर्षरत हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति से युक्त हैं। स्मिता के जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहता है कि वह अपने साथ अनैतिक आचरण करने वाले अपने जीजा को सजा दिलाएं। वह कहती है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं अपने इरादे को पूरा करने की योजना ना बनाती। क्या क्या ख्याल आते थे मन में। मैं रणचंडी बनी उसका संहार कर रही हूँ। कभी गदा, कभी तलवार, कभी बर्छी, कभी खड्ग। बचपन में सुनी पौराणिक कहानियों का हर दैवी हथियार मेरे हाथों उसका नाश करा चुका था। उपन्यास में नमिता का पति जब उसके साथ दुराचार करता है तो वह अपनी पत्नी और साली को पुरुष के साथ शेयर करने से भी पीछे नहीं हटता, किंतु इस प्रकार की घिनौनी बात को भी पत्नी अनदेखा कर देती है। विपिन नमिता की बेटी से भी रागात्मक सुख चाहता है। मृदुला गर्ग नारी को पूरी तरह से सम्मानपूर्वक जीने की प्रेरणा देती हैं। स्मिता जब होम साइंस में दाखिला लेने की बात करती है तो असीमा उसे समझाते हुए कहती है कि पढ़ाई करना ज़रूरी है, पर इसके साथ ही अपने पैरों पर खड़े होना भी इस समाज में उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी तुम्हें सम्मान मिलेगा। वे बताती है, बेवकूफ़ लड़की, मुझे देख, मैंने अपनी नौकरी के पहले 4 महीने की तनख्वाह कराटे सीखने में खर्च की है। मर्दों की दुनिया में रहने के लिए होम साइंस नहीं, कराटों की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ में तलवार लेकर बिना बात के लड़ने के लिए मैदान में उतर पड़े, किंतु जब बात आपके स्वाभिमान की आती है तो वहाँ पर ज़रूरत हो जाती है सामने खड़े होकर क्यों कैसे बोलने की। बौद्धिक स्मिता अमेरिका में बॉस्टन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एमए में दाखिला लेती है। रॉ नामक संस्था में प्रताड़ित शोषित औरतों के लिए काम करती है। इसके साथ ही मारियान न केवल लिखती पढ़ती है अपितु समाजशास्त्र में मास्टर्स भी है। असीमा अकेले पुरुषों के अत्याचार का सामना करती है और इन महिला पात्रों के माध्यम से मृदुला गर्ग ने इस बात को बताया है कि अगर नारी चाहे तो वो अपने साथ होने वाले अत्याचारों का प्रतिशोध ले सकती है। कठगुलाब इस प्रकार से 4 महिलाओं और एक पुरुष विपिन के मध्य घूमती रहती है। पांचों का स्वभाव एक दूसरे से भिन्न है, किंतु इनके जीवनों में एक प्रकार की समस्याएं, एक प्रकार का वातावरण हमें दिखाई देता है और इन समस्याओं के कारण, इन वातावरण के कारण ही ये आपस में हमें जुड़े हुए नज़र आते हैं। इन घटनाओं में कहीं पर भी हमें पूर्वापर क्रम दिखाई नहीं देता, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी स्मृतियों के माध्यम से कही गई है। इनके जीवन में एक अधूरापन, एक घुटन, संत्रास, सूनापन, रिक्तता हमें दिखाई देती है और यह सूनापन उपन्यास के अंत तक बना रहता है। उपन्यास में प्रमुख कथा के साथ साथ अवान्तर कथाएं भी चलती रहती हैं, जो अलग अलग देशों में अलग अलग वर्ग में जीवन जीने वाली स्त्रियों की अधूरी जीवन कथा को हमारे सामने व्यक्त करती हैं। उपन्यास के केंद्र में महानगर जीवन है और दिल्ली और अमेरिका में रहने वाले पात्रों के माध्यम से वातावरण की सृष्टि की गई है और इस प्रकार से लेखिका ने ये बताया है कि किस तरह से भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति भिन्न है और यदि हम उन दोनों में तालमेल बिठाना चाहते हैं तभी हम उनका अनुसरण कर सकते हैं, अन्यथा हमारे जीवन मूल्य और पाश्चात्य जीवन मूल्य भिन्न हैं। असीमा जहां दिल्ली में डीटीसी बस सेवा का वर्णन करती है, वहीं स्मिता अमेरिका के घरों के भीतर का दृश्य पाठकों के सामने उपस्थित करती है। संवाद योजना की दृष्टि से अगर हम देखें तो कठगुलाब के संवाद
उसके कथ्य के अनुरूप हैं। कहीं कहीं बहुत छोटे संवाद हैं, सरल संवाद हैं, पात्र के अनुकूल हैं और उनके भावों को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने में समर्थ हैं। कहीं कहीं एक ही शब्द के माध्यम से पात्रों के भावों को अभिव्यक्त किया गया है। उदाहरण के लिए नर्मदा के संवाद को देखा जा सकता है। दिन में खाने की छुट्टी मिलती है ना, आज जैसा लड्डू पहले कभी खाया ना, दिन में क्या खाती हो, कुछ नहीं, सारा दिन काम करती हो, हाँ, थक जाती होगी। इस प्रकार से हाँ ना के माध्यम से लेखिका ने पात्रा के मन की संपूर्ण भावनाओं को अपने पाठकों के साथ साझा किया है। कठगुलाब का सबसे सशक्त पक्ष उसका उपन्यासिक प्रयोग है। 5 प्रमुख पात्रों के नामों पर उपन्यास के उपशीर्षक और पात्रों के शब्दों में उनकी दास्तान को कहा गया है। सत्यदेव त्रिपाठी ने इस संदर्भ में कहा है, असल में कठगुलाब इतनी सीधी साधी रचना नहीं है कि इसके बारे में इतनी आसानी से दो टूक कहा जा सके। खैर, 5 नामों पर 5 शीर्षक का यह प्रयोग हिंदी के कई प्रयोगों का परिष्कृत और सधा और विकसित प्रयोग है। कठगुलाब शीर्षक को अगर हम देखें तो यह शीर्षक अपने अंदर अनेक अर्थ छवियों को लिए हुए हमें दिखाई देता है। लेखिका की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह एक पौधे का नाम है जिसे उनके दिवंगत पुत्र ने बचपन में लगाया था। पुत्र को समर्पित यह उपन्यास एक प्रकार से उसकी स्मृति को हमारे सामने लेकर आता है। चारों ओर घुटन और संत्रास के वातावरण में मानवीय संबंध, मानवीय संवेदनाएं कहीं लुप्त होती हमें दिखाई देती हैं। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो कठगुलाब शीर्षक संवेदनाओं के काट होने का हमें दृष्टिगत होता है, हमें दिखाई देता है या वो प्रतीक माना जा सकता है। शीर्षक उर्वरता से भी संबंधित है। कठगुलाब की पंखुड़ियाँ जब झड़ जाती हैं तब भी उनमें बीजत्व शेष रहता है। इसी तरह से इस उपन्यास की प्रत्येक नारी पात्रा निरंतर संघर्ष करने के उपरांत भी, पराजित होने के बाद भी अपने जीवन से हार नहीं मानती, निरंतर संघर्ष करने में जुटी रहती है। उपन्यास के सभी प्रमुख पात्र कठगुलाब को उगाने के लिए प्रयत्नशील हैं और उसी के लिए अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगा देते हैं। उपन्यास के विपिन खंड में स्मिता और विपिन के संवादों के माध्यम से भी हमें कठगुलाब की प्रतीकात्मकता स्पष्ट होती है। स्मिता कहती है, 40 साल बाद कुछ ठहरा नहीं रहता, पर कुछ बदलता भी तो नहीं है। मैं समझती हूँ मिस्टर मजुमदार, बूढ़ा सिर्फ शरीर होता है, मन तो कठगुलाब की तरह है, सदा बहार, पर कितना नष्ट प्राय, सूखता नहीं, बुढ़ाता नहीं, पर हाथ लगने पर टूटकर बिखर जाने को तैयार रहता है। इस प्रकार से स्मिता के अनुसार कठगुलाब सदाबहार मन का प्रतीक माना जा सकता है। विपिन के लिए कठगुलाब जिंदगी का प्रतीक है, सरलता और सहजता का प्रतीक है। वह सोचता है, इतनी अर्थात कठगुलाब जितनी सहज, सरल, सादा कब हो पाई है जिंदगी या प्रकृति। विपिन के लिए कठगुलाब एक और अर्थ छवि अपने सामने उपस्थित करता है, स्पष्ट करता है। कठगुलाब का बीज मन में चिरकाल से संचित साथ है, जिसके फलने फूलने के लिए उपयुक्त धरती का होना, जीवन का होना जरूरी है। नीजा की बंजर कोख के कारण विपिन की संतान की पाने की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। कठगुलाब उपन्यास की सभी नारी पात्राएं परिस्थितियों से संघर्ष करते करते बाहरी रूप से काठ बन चुकी हैं, एक प्रकार से कठोर हो गई हैं। उन सबके अंदर उस
प्रेम रूपी पानी का छिड़काव करना ज़रूरी है, जिससे उनके अंदर कठगुलाब विकसित हो सके और वो दोबारा से खिल सके। इस प्रकार से हमने देखा कि कठगुलाब शीर्षक अपने अंदर अनेक अर्थ छवियों को समेटे हुए है। सुप्रसिद्ध रचनाकार मृदुला गर्ग कठिन क्लिष्ट भाषा की पक्षधर कभी नहीं रही। उन्होंने हमेशा सहज सरल भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का चयन किया है। उन्होंने ये माना कि भाषा जितनी सहज सरल होगी उतना वो अपने पाठकों के ऊपर प्रभाव डाल पाएगी। उनका मानना है भाषा शब्दों का वैज्ञानिक या व्याकरण सम्मत गुणजलक नहीं होती, वह युगों से संचित पर निरंतर बदलते मूल्यों, भावनाओं, भावबोध, चेतना और संस्कृति का निचोड़ होती है, जो लेखक की व्यक्तिगत और सामाजिक ऐतिहासिक अस्मिता दोनों को अभिव्यक्त करती है। उन्होंने जिस सरलता के साथ पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, वो पात्र विशेष के व्यक्तित्व को तो हमारे सामने उभारती ही है, उसके साथ साथ वो एक पात्र के माध्यम से दूसरे पात्र के जीवनगत या चरित्रगत जो विशेषताएं हैं उसको भी पाठकों के सम्मुख लेकर आती हैं। जिस प्रकार से कोई नट रस्सी पर सीधा सदकर चलता है, जरा सी चूक होने पर उसके गिरने का डर लगातार बना रहता है, उसी तरह से एक अच्छा रचनाकार उन शब्दों का चयन करता है जिससे पाठक उसकी रचना को आद्यंत पढ़ने के लिए बाध्य हो सके। मृदुला गर्ग इस विशेषता को जानती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा में शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर किया है। उन्होंने अपनी भाषा को बहुत उत्कृष्टता प्रदान की है, संप्रेषणीयता प्रदान की है और उनकी भाषा उनके भावों को अभिव्यक्त करने में सार्थक है। अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए मृदुला गर्ग ने स्थान स्थान पर बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग किया है। मुहावरे और लोकोक्तियों की दृष्टि से देखें तो उनकी भाषा इससे समृद्ध हमें दिखाई देती है। अपनी भाषा के अनुरूप उन्होंने आत्मकथात्मक, निबंधात्मक आदि विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है। इसके साथ ही पूरी की पूरी रचना पूर्व दीप्ति शैली में व्यक्त की गई है। कठगुलाब उपन्यास का शीर्षक, जैसे अभी हमने उसकी चर्चा की, प्रतीकात्मक है। कठगुलाब उपन्यास में अन्य स्थलों पर भी हमें प्रतीक की सुंदर योजना दिखाई देती है। धीरे धीरे शाम से तनाव के जो अष्टभुज उसे जकड़े हुए थे, एक एक करके अपने नाखून ढीले करने लगे। इस प्रकार मित्रों, हमने देखा कि कठगुलाब केवल भाव की दृष्टि से ही नहीं, कला की दृष्टि से भी एक समृद्ध रचना है, जिसे हर व्यक्ति को पढ़ना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये नारी जीवन के विविध पक्षों को हमारे सामने लेकर उपस्थित होती है। धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का, जिनके माध्यम से एक बार फिर हमें आज मृदुला गर्ग जी के कठगुलाब पर विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करने का मौका मिला। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि मृदुला गर्ग जी पर हमने जितने भी अन्य 2 सेशंस आयोजित किए हैं उन्हें हमने आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया है। आप इन लेक्चर्स को देखें और उसके उपरांत अपने प्रश्नों के माध्यम से हमसे संपर्क करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी लेक्चर से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे, लेकिन अगर आपके प्रश्न, आपके सुझाव हम तक पहुंचेंगे तो हम कहीं ना कहीं आनंदित महसूस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम निरंतर यूं ही लेक्चर्स आयोजित करते रहें। तो मित्रों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं info.cec@nic.in पर साझा कर सकते हैं। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।